हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और प्रिज्म। दो चैप्टर हम लोग दो अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और प्रिज्म से तो एक क्वेश्चन 3 मार्क का तुम लोग पेपर पलटाओगे, एक क्वेश्चन डायग्राम दिखेगा तुमको प्रिज्म से हर साल, और बहुत ईजी है। 3 मार्क यूँ ही आ जाता है, ऐसे यूँ ही आ जाता है। सो आज का पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कौन बताएगा? यस एनीबॉडी एल्स? बता, दिव्यांश से बताएगी आज। स्पीड ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? एन म्यू लेटर से। उसका इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता। नो यूनिट्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और उसका रिवर्स होता है। यस और नो? कौन सी कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है? कौन सी कलर? वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी कलर की लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है? रेड का। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है, और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस और नो? ओके। अच्छा, और एक चीज़ हमको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन सा फैक्टर ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर अगर मीडियम का ज़्यादा होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ईजी है। देखो यार, फिजिक्स तो आपको सीखना जरूरी है। इसको जब तक फील नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आपको फील करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट होता नहीं है। जब तक इस सब्जेक्ट को आप लोग अंदर से फील नहीं करोगे तब तक इस सब्जेक्ट आपको मजा नहीं आने वाला है ना? इसको समझदारी वाला सब्जेक्ट है, इसको आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, कहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास का ब्लॉक है, ग्लास ब्लॉक, इमेजिन करो ग्लास ब्लॉक है। ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लास ब्लॉक। क्या है? ग्लास ब्लॉक। इसमें क्या हुआ? एक रे, ऊपर वाला पार्ट क्या है? एयर है, और नीचे वाला पार्ट भी क्या है? एयर है। बीच में है ग्लास ब्लॉक। यहाँ पे क्या हुआ? एक रे ऑफ लाइट आके टकराया, एक रे ऑफ लाइट आके टकराया। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकरा उसमें क्या बनाऊंगा मैं? इसमें बनेगा बेटा नॉर्मल, इसमें बनेगा नॉर्मल। इसका नाम दिया मैं N1। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया? अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो लाइट कैसे जाता बोला मैं? इस लाइट जाता बेटा सीधा, तो ये लाइट जाता ऐसे। अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो ये लाइट जाता ऐसे। यस और नो? ऐसे जाता। बट यहाँ पे ग्लास ब्लॉक है करके लाइट क्या करेगा? क्लोजर टू द नॉर्मल आएगा, क्योंकि रेयरर मीडियम से कौन सा मीडियम को जा रहा है? डेंसर। जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम गया तो लाइट क्या करेगा? या लाइट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्या करेगा? यहाँ पे बैंड करेगा। बैंड करके यहाँ पे लाइट। यस और नो? इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जिस पॉइंट पर अभी टकराया इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया RR, रिफ्रैक्टेड हो गया। ये वाला क्या हो गया? ये RR होगा ना, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। अभी देखो जैसे इस ब्लॉक में टकराया यहाँ पे फिर क्या बनेगा? यहाँ पे फिर बनेगा नॉर्मल। यहाँ पे बनाओ नॉर्मल। इसको बोलते हैं मैं N2 बोल दिया। क्या बोल दिया? नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे N1 दे दिया, इसका नाम N2 दे दिया। अब देखो अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो लाइट कैसे, सॉरी अगर मान लो नीचे अगर दूसरा अगर कोई सरफेस नहीं होता तो लाइट फिर कैसे जाता? लाइट सीधा ही जाता भाई। ग्लास में ट्रैवल करा तो सीधा ही जाता। ये लाइट ऐसे सीधा ही जाता। यस और नो? ये लाइट ऐसे सीधा ही ट्रैवल करता अगर नीचे एयर नहीं नीचे एयर नहीं होता तो। बट नीचे एयर है करके अभी डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम को जा रहा है? तो लाइट कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम द हमारा। ये लाइट थोड़ा सा दूर भागेगा, ये से, ये लाइट थोड़ा सा ऐसे दूर भागेगा। क्या मेरा बात अभी क्लियर है? क्या मेरा बात अभी क्लियर है तुम लोगों को? पहले डायग्राम को समझो। पहले लाइट कहाँ आया था? एयर में आ रहा था। कहाँ पे टकराया? ग्लास में टकराया। इंसिडेंट रे हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, फिर क्या बनाया?
नॉर्मल बनाया। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाए तो लाइट देखो यहाँ पे सीधा आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा पास में आ जाएगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल आएगा, और लाइट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। आया समझ में? फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फिर नॉर्मल बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अच्छा, ये जो रे आया बेटा, लास्ट में जो रे आया, इस रे को बोलते हैं ई आर। आप लोग ई आर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, एमरजेंट रे। कौन सा रे, एमरजेंट रे। और यहाँ पे जो एंगल बना नॉर्मल के थ्रू जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ई बोलते हैं। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे, एंगल ई बोलेंगे। अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है बेटा, ये जो एमरजेंट रे है, ये जो एमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे का जो सीधा लाइन जो तुमको दिख रहा है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कौन सा रे, ये जो इंसिडेंट रे है और जो एमरजेंट रे है, इन दोनों में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोलेंगे, एल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा बुक में इतना दिया गया है और भी थोड़ा सा दिया गया, तुम्हारा में डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं दिया, तो हमको डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग 12th में जब पढ़ाते हैं इसका डेरिवेशन वगैरह कराते हैं, आपको उसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये इतना जान लो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो इंसिडेंट रे आया था, जो सीधा सीधा जो इंसिडेंट रे आया था और जो एमरजेंट रे आया था, इन दोनों में जो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो पैरेलल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे बोलते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, अगर मैं और एक बार इसको बना दूं तो कैसे बनेगा ये देखो। अभी समझो, ये लाइट कैसे आया था, इस लाइट कैसे जाता, ये लाइट ऐसे सीधा जाता ना, सीधा जाता। यहाँ पे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा नॉर्मल बना। क्या बना यहाँ पे, नॉर्मल। लाइट कैसे आया, यहाँ पे आके बेंड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे लाइट नहीं होता तो सॉरी, यहाँ पे अगर मान लो एयर नहीं होता तो लाइट कैसे जाता, ये लाइट सीधा, लेकिन लाइट यहाँ पे एवो फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ फैक्टर को डिपेंड करता है भाई, ये कम ज्यादा भी तो हो सकता है। फैक्टर का मतलब क्या, इस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर पहले डिपेंड करता है। कैसे, देखो समझो, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो पहला फैक्टर किस किस कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, देखो तो फैक्टर्स। आप देखो इस चीज को समझो, अब इस चीज को समझो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन, क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप बोलो सर कैसे, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाता तो, अभी समझो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे था, ऐसा था, अगर ये बढ़ जाता तो क्या ये रे इधर नहीं आता। अरे मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं स्केल के थ्रू समझाता हूं। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं 50 डिग्री था, मैं इसको 90 डिग्री, सॉरी 90 बोल रहा हूं, 50 डिग्री था, मैं इसको 70 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया, 70। तो लाइट क्या आ जाता, इधर आ जाता। ऐसे आता कि नहीं आता, ऐसे आता। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये क्या होता, और ज्यादा बढ़ जाता। ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा होता कि नहीं होता। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ज्यादा हो गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। और कौन सा फैक्टर को डिपेंड करता है, सोचो, और कौन सा फैक्टर को डिपेंड कर सकता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता, इमेजिन करो एक ग्लास के जगह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायमंड ले जाता, इस ग्लास की जगह में क्या ले जाता, इमेजिन करो मैं डायमंड का ब्लॉक होता है, तो क्या ये एंगल और थोड़ा छोटा नहीं होता। ये वाला एंगल जो आर अगर मान लो 30 डिग्री है तो मान लो 20 डिग्री नहीं हो जाता। अगर ये 20 डिग्री होता तो ये रे और बढ़ जाता है। ये रे तो परमानेंट है ना, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बात क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो। क्यों, ये एंगल यहां से आ रहा था, ये लाइन इसी से आ रहा था ना, ये ग्लास है। अगर मान लो डायमंड होता तो ये ग्लास कैसे आता, सॉरी यहाँ पे रे कैसे आता, इधर से आता, इधर से आता तो ये रे कैसे जाता, इधर भागता, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता है कि नहीं होता। क्या मेरा बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है मेरा बात। तो यानी कि दूसरा फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो जाता तो क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो। थर्ड नंबर क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब बोल गए इसका मतलब क्या है सर, थिकनेस ऑफ द मीडियम का मतलब ये होता है बेटा, अगर मान लो इस ग्लास बहुत ज्यादा डेंस होता और ज्यादा मोटा हो जाता तो लाइट और ज्यादा ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होता। और ज्यादा थिकनेस होता तो क्या रिफ्रैक्टिवनेस थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाता, लाइट ट्रैवल करने के लिए और मुश्किल नहीं हो जाता। अगर और मुश्किल हो जाता तो ये लाइट और थोड़ा बेंड ही नहीं हो जाता।
होता है कि नहीं होता? लाइट जितना ज़्यादा बेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा होगा। मेरे पास समझना, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? ये लाइट और बेंड करेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता कि अगर रेड लाइट को भी छोड़ा जाता और ब्लू लाइट को भी छोड़ा जाता, सॉरी मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन तुमको पूछना चाहता हूँ, एंटर करते हैं वायोलेट लाइट को। कौन सा लाइट को? वायोलेट लाइट को। तो कौन सा केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? पहले सोचो, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि वायलेट में लाइट ज्यादा बेंड करता है, क्योंकि इसका स्पीड कम होता है और इसका स्पीड ज्यादा। इसका स्पीड ज्यादा तो लाइट कम बेंड करेगा, स्पीड ज्यादा तो लाइट बेंड करना कम है, जिसका स्पीड कम है उसका लाइट बेंड करना ज्यादा है। आया समझ में? आया? तो कौन सा केस में लाइट ज्यादा बेंड करेगा? वायलेट में कि रेड में? वायलेट में लाइट ज्यादा बेंड करेगा, तो इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लेकिन रेड के केस में लाइट कम बेंड करेगा, इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट वहां पे कम हो जाएगा। क्या मेरे पास समझ में नहीं आया? देख रहे हैं? सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो, टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर होता है। टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर होता है। टी क्या है? थिकनेस, कितना मोटा है। टी का मतलब क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, थिकनेस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक कितना थिकनेस है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। इसका डेरिवेशन होता है अलग से, लेकिन तुमको जानना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, बस जान लो, फॉर्मूला जान लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप क्या, अब जाओगे क्या करोगे? 8 नहीं बजा अभी तक। हाँ, अरे मार्कर कहाँ गया यार? हाँ जा, लिखो। अब आते हैं प्रिज्म। अगर मेरा क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।